बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपके साथ MTH 100 जनरल मैथमेटिक का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक करवाया था जिसमें सेट और नंबर सिस्टम के बारे में मैंने डीपली बताया था। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया, टॉपिक फर्स्ट नहीं लिया, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं मैपिंग बिटवीन टू सेट। ठीक है, अब आपके पास दो सेट होंगे, कोई भी सेट ए बी कोई भी, ठीक है, और उनके दरमियान में आपने मैपिंग देखनी है। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है, अ रूल फॉर रिलेटिंग, यानी कि एक दूसरे के साथ कैसे चीज़ें रिलेट कर रही है। जैसे ये एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है बी, और ये देखिए यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे जा रही है, यानी कि इनके रिलेशंस बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिलेशन, यानी कि मैपिंग। ये पूरा सिस्टम होता है मैपिंग, और ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं रिलेशन। इसकी डिफिनेशन याद करनी है। अच्छा, 1 to 1 रिलेशन का मतलब है कि रिलेशन आपको पता चल गया कि यूँ एक साइड से दूसरे साइड पे जो लाइन जाती है। अब 1 to 1 का रिलेशन का ये मतलब होता है, ये जो चीज़ है पहले वाले सेट के लिए, सेट ए के लिए, और जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे वाले सेट के लिए, ठीक है, बी के लिए। तो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि पहले वाला सेट 1 मैप कर रहा है, यानी कि एक नंबर से एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1, इसमें से एक ही लाइन जा रही है यहाँ से, यानी कि पहला लफ्ज़ 1 है तो 1 पे जा रही है, और जहाँ पे पहुँच रही है उस पे भी एक ही लाइन जा रही है यहाँ पे। तो इस टाइप के मैपिंग को हम कहते हैं 1 to 1 मैपिंग। उसके बाद मैनी का मतलब होता है कि जो आपके पास पहला वाला सेट है ए, उसमें एक नंबर से एक लाइन ज़्यादा बंदू के पास जा रही है। यानी कि अगर अहमद है ना, तो अहमद क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, अहमद पेरिस भी गया हुआ है, अहमद दुबई भी गया हुआ है, यानी कि अहमद एक ही बंदा दो जगहों पे गया हुआ है, यानी कि एक ही सेट दो जगहों के साथ मैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट अहमद एक है, यानी कि ये दो बंदों के साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि मैनी है। और अब अगले में भी मैनी है, यानी कि जो अगला बंदा अगली जगह है वहाँ पे कोई और भी गया हुआ है। यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये जो दूसरा मैनी है, यहाँ पे भी मैनी है, यानी कि जैसे कि पेरिस है, अब पेरिस अहमद तो पेरिस गया है, पेरिस कौन और गया हुआ है, इनके जवेरिया भी पेरिस जा सकती है। समझ आ रही है, यानी कि इस साइड पे भी दो बन रहे हैं, इस साइड पे भी दो बन रहे हैं, यानी कि इस साइड पे भी मैनी है और इस साइड पे भी मैनी है। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल आ सकती है, MCQs में इस तरह की डायग्राम बनी होगी और आपको पूछ सकते हैं कि ये मैनी रिलेशन है, 1 1 है, या कौन सा है। मैनी वन रिलेशन का ये मतलब है कि जो पहला वाला नंबर है वो मैनी है, यानी कि बिलाल, ये जो है जैसे कि बिलाल है, बिलाल ज़्यादा जगह पे गया हुआ है, लेट्स सपोज के, और यहाँ पे जहाँ पे जा रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है। मिसाल के तौर पे अगर बिलाल गया हुआ है यहाँ पे, बिलाल के पास 62 ग्राम कोई चीज़ है, ठीक है, इतने किलो है, तो पीटर के पास भी इतनी है, सलमान के भी, यानी कि इस साइड से मैनी नहीं कर रहे हैं और इस साइड से कुछ भी नहीं निकल रहा। इस साइड से जो सारे बंदे एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि मैनी से लेके 1 पे जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मैनी वन रिलेशन। नेक्स्ट है 1 मैनी रिलेशन, यानी कि यहाँ से तो एक निकल रहा है स्टार्ट से और आगे से मैनी, यानी कि ज़्यादा। अच्छा, ये MCQs में आ जाता है, ये मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है, ये डेफिनेशन याद रखनी है। मैनी वन एंड वन रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द सेट कॉन्सिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ प्री इमेज और इनपुट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। उसके बाद ये दो डेफिनेशन याद करनी है रेंज की भी, कि जितनी भी पॉसिबल आउटकम होंगे उसको हम कहते हैं रेंज। अच्छा, डोमेन और रेंज की कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये टॉप पे आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है ऐसे तमाम नंबर जिनको फंक्शन में पुट कर सकें, ठीक है, फंक्शन के अंदर पुट करें और आपके पास फंक्शन में कुछ चीज़ें ना हों इस फंक्शन के अंदर, यानी कि जैसे ये आपके पास एक फंक्शन है और इसमें कुछ वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखें तो इस फंक्शन में आपके पास ये x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने कुछ वैल्यू पुट करनी है और ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि उस वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि 1/0 ना हो, इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। 1/इन्फिनिटी ना हो, इन्फिनिटी ना हो, इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको डिफाइन ना किया जा सके, जिसको बयान ना किया जा सके। और दूसरा, फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी ना हो, यानी कि फंक्शन की आंसर माइनस में ना आए। ठीक है, और नेक्स्ट है, और ज़ीरो भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। अब ये सारी एग्जांपल हैं, इसकी डोमेन निकालते हैं इन एग्जांपल की। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले
जो एग्जांपल है फंक्शन की 2x+1, तो इसकी डोमेन अगर मैंने निकालनी है तो 2x की जगह पे वैल्यू डालनी है +1। गिनती के हर नंबर में से वो नंबर यहाँ पे डालना है x की जगह पे कि मेरे पास आंसर ना तो अनडिफाइंड आए, ना ज़ीरो आए, ना इमेजिनरी आए। तो मैं यहाँ पे रियल नंबर डालूंगी। रियल नंबर इनके +1 से लेकर +2 +3 सो ऑन जितने भी नंबर डालूंगी ना वो सारे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रियल नंबर में से कोई भी नंबर ऐड करती हूँ 2 और कोई भी 5 +5 करती हूँ, ठीक है। +1 = 10 +1 11 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे यही नंबर पुट करती हूँ लेकिन मैं यहाँ पे -5 करती हूँ, ठीक है। -5 करती हूँ तो -10 हो जाएगा और फिर -9 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर इमेजिनरी आ जाएगा, ये नहीं कि ये मेरे पास -5 नहीं आएगा। यानी कि मेरे पास डोमेन में सारे वो नंबर आएंगे जो कि प्लस वाले हों। चाहे आप गिनती के जितने भी प्लस वाले नंबर हैं आप ऐड करके देखें इस फंक्शन के अंदर, तो आपके पास आंसर 0 से ऊपर आएगा 1 2 3, ना तो नेगेटिव आएगा ना अनडिफाइन आएगा। तो इसकी डोमेन होगी x = रियल नंबर। इसी तरह आपने अब नेक्स्ट की डोमेन निकालनी है 1/x - 2 की। तो इसमें आपने कैसे करनी है 1/1 और x की ब्रैकेट -2। अब x की जगह पे वो सारी वैल्यू डालनी है कि आपके पास ना तो आंसर अनडिफाइंड आए, ना आपके पास नेगेटिव आए और ना आपके पास ज़ीरो आए। अब नेगेटिव नंबर डालोगे तो नेगेटिव आएगी, जाहिर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रियल नंबर डालोगे गिनती के प्लस वाले तो आपके पास प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डालोगे 1/, रियल की जगह पे +2 डालोगे तो +2 - 2 आपके पास 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि आप रियल नंबर ये वाला नहीं डाल सकते -2 वाला। लेकिन अगर आप रियल नंबर डालो यहाँ पे -1, ठीक है, -1 डालो तो -1 डालोगे तो -2 तो आपके पास -3 हो जाएगा। यानी कि आप ये भी नहीं डाल सकते, -3 भी आप -1 भी नहीं डाल सकते, सॉरी +1 भी नहीं डाल सकते, ठीक है, और +2 भी नहीं डाल सकते। नेगेटिव नंबर तो आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर डालोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इन नंबरों को छोड़कर आप सारे नेगेटिव नंबर डाल सकते हो। यानी कि आप रियल नंबर सारे डाल सकते हो जो कि -2 से आगे आगे हैं, 2 से आगे आगे हैं। यानी कि कह रहे हैं कि रियल नंबर आप सारे डाल सकते हो -2। इसका ये मतलब है कि जो सेट 1 और 2 है, ये देखिए ये नंबर लाइन होती है, ये 0, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो कह रहे हैं यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 2। तो कह रहे हैं कि जो इस साइड पे जितने भी नंबर हैं ये +2 तक, इस साइड पे ये आप नहीं डाल सकते, यानी कि इस साइड से आगे वाले डाल सकते हो। तो ये रियल नंबर तो हैं पर ये +2 से आगे आगे हैं, यानी कि रियल नंबर आपने डालने हैं -2, यानी कि -2 से पीछे पीछे वाले डालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा h(x) = (x - 3)। तो इसमें भी आप सारे रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन इसमें आप क्या नहीं डाल सकते, आप +3 नहीं डाल सकते। +3 रियल नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे आप अगर +3 डालोगे तो (x) की जगह पे +3 - 3 आपके पास (0) हो जाएगा जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, x > 3 का ये मतलब है कि x आप डाल सकते हो रियल नंबर, इनकी गिनती के प्लस वाले नंबर डालोगे और x आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा 3 से। यानी कि रियल नंबर कौन से होंगे जो 3 से आगे आगे होते हैं, 4 5 6 सो ऑन, सारे नंबर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट क्या आपने खुद फाइंड आउट करनी है और रेंज में आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम आ जाती हैं। अच्छा, ये 2 MCQs आपने याद करने से इसी ये MCQs में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। अच्छा, जो ग्राफ सिमेट्री होता है वर्टिकल एक्सिस पे उसको हम कहते हैं इवन, और जो ओरिजिन पे होता है उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। इस 2 थ्योरम याद रखने की। अगर आप फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसको सॉल्व करें, उसका आंसर आपके पास x के साथ प्लस आ रहा है, f(x) आ रहा है, यानी कि प्लस आ रहा है तो उसको आप कहते हो इवन फंक्शन। लेकिन अगर आपके साथ आंसर में माइनस आ रहा है तो उसको आप कहते हो ऑड फंक्शन। अब आपने ये बताना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये इवन फंक्शन है, यानी कि इसका आंसर जो भी आएगा उसके साथ प्लस नंबर होगा। ऑड फंक्शन है यानी कि इसके साथ आंसर जो भी आएगा माइनस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन f एंड g आर फंक्शन डिफाइंड बाय। अच्छा, एक फंक्शन का सम हो तो क्या करते हैं, 2 फंक्शन हो ऐसे, उनको ऐसे सम अप करते हैं, उनका डिफरेंस निकालना हो, उनको मल्टीप्लाई करना हो और उनकी डिवीजन करनी हो,
ठीक है, ये 4 रूल याद रखने, MCQs में आ सकते हैं ये। अच्छा, इसमें आपके पास 2 फंक्शन गिवन है, एफ और जी, ठीक है, और आपने इसका फोग निकालना है, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसकी मैं आपको ये एग्जांपल करवा देती हूँ। एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी एफ एक्स गिवन है, और आपने फोग निकालना है। तो देखें यहाँ पे आपने गौर से देखना है। फोग ऑफ एफ का मतलब होता है कि जो पहला वाला नंबर है एफ, उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा नंबर है, दूसरा जी है, यानी कि जी ऑफ एक्स निकालते हैं। समझ आ रही है? अब देखेंगे सबसे पहले नंबर कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन है, एफ, यानी कि एफ फंक्शन की वैल्यू हम डालेंगे, एफ ऑफ एक्स ये वाली, ठीक है, 3x+2। अब आप क्या करते थे, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डालते थे। अब आप x की वैल्यू की जगह पे पता है क्या डालोगे, x की वैल्यू की जगह पे आप ये वाली वैल्यू x डालते थे ना, यहाँ पे जी एफ एक्स लिखा हुआ है, जी एफ एक्स की वैल्यू डालोगे। तो जी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे आप एक्स स्क्वायर डाल दोगे, ये 3x² + 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये फॉग ऑफ एक्स इन्हें डायरेक्ट लिख दिया। तो इसी तरह से आप फंक्शन का फॉग निकाल सकते हो। गोफ कहते हैं, अगर गोफ कहते हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है, जी को पहले लिखना होता है और एफ ऑफ एक्स को बाद लिखना होता है, और जी का फंक्शन लिखते हैं और एफ की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ज़रूर पेपर में इस तरह का। नेक्स्ट है, हाँ ये सारा वही बता रहे हैं फॉग और गोफ के बारे में। उसके बाद ये ग्राफ है, कुछ इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपने पढ़नी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपने रीड आउट ज़रूर करनी है, इसमें से भी MCQs पूछ लेते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, इस तरह का फंक्शन या इस तरह की इक्वेशन जिसमें एक्स की स्केयर वाली पावर हो, फिर एक्स वाली हो, और फिर एक सी हो, यानी कि कांस्टेंट हो, यानी कि कोई गिनती का नंबर हो, जैसे कि ए एक नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास ये यहाँ पे जो नंबर होते हैं ये वाले एक्स के साथ, यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं, ए बी सी, इसको आप कहते हो कोफिशिएंट। ये MCQs आते हैं, इसमें से MCQs डीप डीप छोटे छोटे बना के पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कह रहे हैं कि ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, अगर पैराबोला आ रहा है आपके पास आंसर, तो उसमें आपके पास एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पॉइंट होता है। मैक्सिमम यानी कि जो जो ऊंचा पॉइंट होता है, और मिनिमम जो नीचे पॉइंट होता है, जो छोटा होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने रीड आउट करने हैं कि आप ये वाले MCQs भी आ जाते हैं कि अगर आपके पास ए पॉजिटिव हो तो आपका डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव हो तो अपवर्ड कब होता है, यूनिट कब होता है, यूनिट डाउन कब होता है, ये सारे आपने पढ़ने। उसके बाद क्वाड्रेटिव के कुछ मेथड है, x² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। मेथड आ जाता है ग्राफिंग मेथड, इसमें आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर होता है जो कि आप यूज़ करते रहे होगे 9-10 में। ठीक है, अच्छा आपके पास x² - 2x इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर यहाँ पे आप देखो तो x कॉमन ले लोगे, तो x - 2 = 0, x = 0 और x - 2 = 0, x = 0 और x = 2, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ ये 3 मेथड हैं इसके, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आप फैक्टर बनाते हो, कंप्लीटिंग में कंप्लीट करते हो, दूसरे में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो। को फैक्टर के मेथड से करना है तो इसमें आपने सारी वैल्यू को पहले एक साइड पे लाना है, इन वाली को। अब आपने क्या करना है, x² - 5x - 6 = 0 है, तो आपने ऐसा नंबर देखना है कि इनको मल्टीप्लाई करो और इनको प्लस करो तो आंसर सेम आए, यानी कि इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 1 तो 6 आए, और प्लस माइनस करो तो 5 आए। तो मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया 3 और एक 2, 3 2 6 आ जाएगा और 3 + 5 आ जाएगा, तो मैं -3x रखूँगी और -2x रखूँगी और -6 = 0। ठीक है, x कॉमन ले लूँगी, x - 3 -2 और यहाँ पे प्लस है, सॉरी, तो ये प्लस x प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x - 3 0। अब आपके पास यहाँ से x - 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास x बच जाएगा, -2 बच जाएगा। आपके पास ये आ जाएगी x - 3 = 0, x - 2 = 0। आप x -3 जाके +3 हो जाएगा और x +2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से आप इसके फैक्टर को बना सकते हो।
अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि हमारे पास फैक्टर के लिए करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं ऐसे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए और प्लस माइनस करूँ तो 6 आए, तो मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो फिर उस चीज़ को करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। उसको हम फैक्टराइज नहीं करते, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। इसमें हमने करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को एज इट इज़ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को, और दूसरे वाले नंबर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x है और दूसरा नंबर दूसरी साइड पे -3 हो जाएगा। अब मैंने सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास स्क्वायर बन जाए। तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b स्क्वायर, ये आपने नंबर पढ़ा होगा गिनती का, ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब आपके पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 6x है, और ये आपने 2 और ये वाला एक्स रखा तो 2x बना। तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर लो तो आपके पास 6x बनता है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं 3 लूँ तो 3 2 जार 6 और 6x बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अब अगर मैं 3 खुद से ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर तो यहाँ पे मैं 3 खुद से ले रही हूँ तो फिर मुझे 3 स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, ये मैं प्लस कर रही हूँ ना फार्मूले के लिए, और यहाँ पे मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है ये सारी ये और ये तो फार्मूले में कवर हो जाएगी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। a हमारे पास x है और b मेरे पास 3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास -3 स्क्वायर बच गया, जिसको मैं खोलूँगी तो मेरे पास बनेगा, ये माइनस बाहर है 3 के, ठीक है, अंदर नहीं है, तो -9 हो जाएगा। और मैं -9 को इस साइड पे ले जाऊँगी तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी -3 था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं कलर चेंज कर करके करवा रही हूँ ताकि आपको समझने में इशू ना हो। अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दोबारा से, x प्लस 3 का स्क्वायर तो बन गया और इस साइड पे मेरे पास 6 बचा। अब मैंने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 और x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6। ठीक है, +6 और -6, ये अगले स्टेप में ये 3 साइड पे जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करोगे तो आप तभी कर सकते हो। ठीक है, ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें आपके पास ये इक्वेशन होती है। ठीक है, आपने ये वाला फार्मूला पुट करना होता है। अब इसमें देखेंगे फार्मूले में आपके पास ABC यूज़ हो रहा है, तो ABC आपके पास है क्या बेसिकली, यहाँ पे देखें, जो पहले वाला वेरिएबल एक्स के इसके साथ जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं a, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि a हमारे पास 1 है। जो यहाँ पे x के साथ नंबर होता है उसको हम कहते हैं b, यहाँ पे 6 है तो हम b को कहेंगे 6 है। और तीसरे वाले नंबर के साथ जो होता है उसको हम कहते हैं c, तो c इज इक्वल टू 3 है। यानी कि इन तीनों नंबरों को यूज़ करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। और नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्रिमिनेंट, ये जो चीज़ होती है क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली चीज़, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, ये अगर तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, बी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ABC गिवन है, तो आप ABC को इस फार्मूले में पुट करते हो b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो आप देखते हो आपके पास आंसर क्या आया है। अगर तो आपके पास आंसर 0 से बड़ा आता है, यानी कि कोई भी रियल नंबर आता है, गिनती का नंबर आता है 0 से बड़ा, यानी कि 1 2 3 सो ऑन जो भी आता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये MCQs में बहुत ज़्यादा आता है, घुमा फिरा के पूछते हैं कि देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन जो है रियल है, ये स्टेटमेंट आपने बतानी है। लेकिन अगर आपके पास सोल्यूशन इक्वल टू 0 आता है तो आपके पास इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन, आपने लिखना है नो सोल्यूशन। लेकिन अगर आपके पास आंसर 0 से कम आता है, 0 से यानी कि पीछे पीछे आता है, इस साइड वाला आता है, यानी कि -1 -2 माइनस वाला नंबर कोई भी आ जाता है, तो आप कहते हो नो रियल सोल्यूशन, यानी कि ये रियल सोल्यूशन ही है, ये इमेजिनरी सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है और आपको कहा गया है ये इस तरह से आपके पेपर में आएगी, आपके पास आएगी कि इक्वेशन हैज़ 1 2 आर रियल 0 सोल्यूशन। अच्छा, बताना है कि इस इक्वेशन में सोल्यूशन कौन सा है, रियल है 0 है कौन सा है। तो सबसे पहले आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है, b स्क्वायर माइनस 4ac करना है। तो यहाँ पे देखिए b आपके पास क्या है, 7 है, तो b का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज ac, यानी कि a के साथ 2 है और c के साथ 4 है। इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर 17 आया। 17 एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि एक रियल नंबर है, यानी कि पहली वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है।
यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपने बस लिख देना है कि देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट एंड रियल सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी काट सकते हो। यहाँ पे आज का लेक्चर नंबर 2 खत्म हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें, दुआ में याद रखें। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।